हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के लिए। पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8, और इससे पहले अप टू चैप्टर नंबर 4 हमने डिस्कशन कर लिया था। एंड अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, विच इज़ अबाउट जुडिशरी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें आपके फ्रेंड्स में, पीयर ग्रुप्स में, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वाई वी नीड दीज कोर्ट्स, हमें कोर्ट्स की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए पहले तो आप ये समझिए कि जुडिशरी का मतलब क्या है। सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, इसी को जुडिशरी के नाम से जाना जाता है। अगर आप बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सुप्रीम कोर्ट को समझने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को समझने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 124 से आर्टिकल नंबर 147 पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको आर्टिकल नंबर 214 से 231 ये आर्टिकल नंबर आपको समझने होंगे। एंड फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको आर्टिकल नंबर 233 से लेके 237 के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसी को कहा जाता है जुडिशरी। अब ये जो क्वेश्चन रेज हुआ है कि वाई वी नीड दीज कोर्ट्स, इसको समझते हैं। तो देखिए इसको समझाने के लिए इन्होंने फिर से रूल ऑफ लॉ की बात की है। अब देखिए इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा था कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। रूल ऑफ लॉ, इसमें 2 पॉइंट हमने देखे थे। पहला क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सभी लोग बराबर होंगे, किसी को भी प्रेफरेंस या फिर प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट हम काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स एंड अ फिक्स प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। देखिए जब कोई लॉ वायलेट होता है तो उसके बाद आपको एक फिक्स प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और इसीलिए हमने देखा था सीआरपीसी, सीपीसी हमने देखा था, तो एक फिक्स प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। और यहीं से इन्होंने लिंक किया है कि टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम। इस रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए हमारे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम, एक न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है दैट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ कोर्ट्स। वहाँ पे कोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन द लॉ इज वायलेटेड। जब किसी कानून का उल्लंघन होता है, जब कोई लॉ वायलेट होता है, तब सिटीजन जुडिशरी के पास जा सकता है रेमेडी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। हमने देखा था लेजिस्लेचर, क्या काम है इसका, लेजिस्लेचर का पॉलिसीज को, लॉज को फ्रेम करना। देन एग्जीक्यूटिव, इसका क्या फंक्शन है, वो जो लॉ बन गए हैं, जो पॉलिसी बन गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना। एंड थर्ड जो ऑर्गन है वो क्या है, जुडिशरी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको रिजोल्व करना, ये किसका काम होता है, जुडिशरी का काम होता है। एंड एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को आपको इंश्योर करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फिर क्या मेंशन किया गया है कि इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। ऐसा रोल, ये जो क्रूशियल रोल है,
वो इसीलिए प्ले कर सकती है क्योंकि जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो अब ये सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, और वो इस चैप्टर में समझाया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये जो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, क्या इनमें कोई लिंक है क्या इनमें कोई कनेक्शन है क्या, ये टॉपिक भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कौन कौन से पॉइंट हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है इसका रोल, इसका फंक्शन क्या है। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई इश्यू होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका रिजोल्यूशन करने के लिए जो जुडिशरी है वो पिक्चर में आती है। अब ये इश्यूज किस तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। किसी ने चोरी की है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, तो कौन पनिश करेगा? जुडिशरी ही उसको पनिश करेगी, पुलिस नहीं करेगी। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे वाले चैप्टर में। ये काम किसका है? ये काम है जुडिशरी का। मान लो कि रिवर वाटर शेयरिंग को लेके इशू है दो स्टेट के बीच में। आपने पढ़ा होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। इसमें 3 स्टेट और एक यूटी शामिल हैं, जैसे कि केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है एंड पुडुचेरी। तो इनके बीच में इशू चल रहा है। तो इसको कौन रिजोल्व करेगा? वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 262 पढ़ लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा देखिए, ये जितने भी फंक्शंस हैं इसको कैटेगराइज किया गया है, मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब देखिए, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे स्टेट्स हैं, तो डिस्प्यूट तो हो ही सकता है ना। तो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कौन करेगा? जो हमारी जुडिशरी है वो ये काम करेगी। अब बात आती है कि जो डिस्प्यूट है वो किन के बीच में, पार्टीज कौन सी हैं। तो देखो, मान लो कि एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। हो सकता है कि 2 सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स में कुछ डिस्प्यूट हो गया हो, आप कोर्ट जा सकते हो सकता है डिस्प्यूट आपके और गवर्नमेंट के बीच में हो, आपके या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस गवर्नमेंट के बीच में आपका डिस्प्यूट हो, तब भी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, जैसे कि मान लो कि पंजाब गवर्नमेंट एंड जो हरियाणा गवर्नमेंट है इनके बीच में कुछ इश्यू हो गया, तो ये कहाँ पे जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो कि यूपी गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तब भी इनको कोर्ट के पास ही जाना होगा। ठीक है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये मेन फंक्शन है किसका? हमारी जुडिशरी का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आता है सेकंड फंक्शन, और वो क्या है? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो क्या था? एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एक कमीशन होगा जो जजेस को अपॉइंट करेगा। तो इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होगी, वो इन्फ्लुएंस होगी, इसलिए इसको खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। मतलब इसमें जो कोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं? जो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हैं, जो लॉज हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करती हैं। किसकी? जो इनेक्टमेंट हैं, जो लॉज हैं, जो एक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको चेक करती हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है कि नहीं है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाएगा और फिर वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो खारिज हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एनजेक वाला। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा जुडिशरी क्यों कर सकती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन किसके पास है? जुडिशरी के पास है। उन्होंने जो भी इंटरप्रेट कर दिया प्रोविजंस को, वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, वो फाइनल माना जाएगा। इसलिए जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे जुड़े आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 13 हो गया, 32 हो गया,
226 हो गया, इनको एक बार आप देख लेना, ठीक है, इनको आप देख लेना और हायर क्लासेस में काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू। अब अगला आता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 13, आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, एक बार यहां पे देख भी लेते हैं। आर्टिकल नंबर 13, अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32। और ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रीवियस एनसीईआरटी में हमने एक स्टोरी देखी थी हकीम शेख वाली, ठीक है, तो वो ट्रेन से गिर जाते हैं, फिर हॉस्पिटल के एक के बाद एक दूसरी जगह जाते हैं, बट उनका ट्रीटमेंट होता नहीं है, फिर वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट टू लाइफ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ। देखिए कितनी बड़ी बात है, और ऐसा क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल्स है इनका फाइनल इंटरप्रिटेशन किसको करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो डायनामिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विद टाइम उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को अकोमोडेट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फंक्शन हो जाएगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कब स्टेब्लिश हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। अब अगला टॉपिक क्या है कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे एक सिचुएशन बताई गई है कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, मान लो कि कोई यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, मान लो कि होम मिनिस्टर है, मान लो, ठीक है, और ये एक पावरफुल पॉलिटिशियन है और उन्होंने क्या किया, आपकी फैमिली की जो लैंड है वो हड़प ली, उस पर इंक्रोचमेंट कर लिया है, ठीक है। एंड विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। ये जो होम मिनिस्टर हैं ये काफ़ी पावरफुल हैं, इनके पास ये पावर है कि वो किसी भी जज को अपॉइंट भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये पावर इनके पास दी गई है, इनको ये दी गई है। When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician। देखिए मान लो किसी एक्स जज के पास आप गए हैं, आपका केस इनके पास चल रहा है, और वो जो जज हैं उसको ये होम मिनिस्टर डिसमिस कर सकते हैं, ये पावर इनके पास है। तो कौन मुसीबत मोल लेगा, तो हो सकता है कि ये जो जज हैं ये आपका फेवर ना करें, ये होम मिनिस्टर को फेवर करें और उन्हीं के पक्ष में हो सकता है डिसीजन ले लें, ठीक है। तो क्या ऐसी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, क्या ऐसी जुडिशरी रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स कर पाएगी, क्या ऐसी जुडिशरी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बना पाएगी, डेफिनेटली नहीं। और इसीलिए जो जुडिशरी है इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। और इससे होगा क्या कि वो पॉलिटिशियन को ही फेवर करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय, किस तरह से, प्रोवाइडिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए हमने कहा था गवर्नमेंट, उसके 3 ऑर्गन है, एल, ई एंड जे, और इनके बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, इनके बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, इनका काफ़ी कम इन्फ्लुएंस होगा इन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो इनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम रहेगा और इसी से इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, वो उसके ऑर्गन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडर द गवर्नमेंट है। दे डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, वो उसके बिहाफ पे काम नहीं करेंगे, बल्कि वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब देखो, फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल
it is also crucial that all judges in high court, supreme court, they are appointed with very little interference. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट का, उसमें लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस काफ़ी कम होना चाहिए, इंटरफेरेंस काफ़ी कम होना चाहिए. एंड वंस अपॉइंटेड इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ए जज. देखिए अगर आप आराम से किसी जज को रिमूव कर सकते हैं तो फिर वो आपका फेवर करेगा ही ना. तो अगर आपको जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना है तो बेसिकली अपॉइंटमेंट में कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए एंड जो उनका रिमूवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट होना चाहिए. और ये सारी चीज़ें इंश्योर की है हमारे संविधान ने. किस तरह से, एक बार देख लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले आपको आर्टिकल नंबर 121 देखना होगा. यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट. देखिए जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेज हैं उनका कंडक्ट किस तरह का है, इस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये आर्टिकल 121 आपको याद रखना होगा. और यहाँ पे केवल एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर किसी जज को रिमूव किया जा रहा है तब उसका कंडक्ट वहाँ पे डिस्कस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. आर्टिकल नंबर 121 क्लियर है. बढ़े आगे. अब देखिए बात आती है अपॉइंटमेंट की, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 124 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा. और देखिए क्या लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो देखिए इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है. और हम हायर क्लासेस में देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस तरह से होता है, एक कॉलेजियम सिस्टम होता है. ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम से ही हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है. और इसमें जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, उनका बहुत ही कम रोल होता है. क्लियर है ये बात. चलिए अब आता है इनका रिमूवल. तो देखिए रिमूवल का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफिकल्ट है. और आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज तक इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया है. ठीक है, ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है. और देखिए ग्राउंड क्या है रिमूव करने के, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. केवल इन दो ग्राउंड पे ही आप किसी जज को रिमूव कर सकते हैं. एंड प्रोसेस काफ़ी टफ है. दोनों हाउस से आपको अप्रूवल चाहिए, और वो भी किस पे, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स. तो देखिए स्पेशल मेजोरिटी है एंड इसको अचीव कर पाना मुश्किल होता है. एंड इसीलिए जो रिमूवल प्रोसेस है वो काफ़ी डिफिकल्ट बनाया गया है. ठीक है, समझ में आ गया ये बात. क्लियर है यहाँ तक. बड़े आगे चलिए. ठीक है, अब देखिए ये जो इंडिपेंडेंस है ये क्यों जरूरी है, बिकॉज इट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देर इज नो मिसयूज ऑफ पावर. देखिए अगर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट होगा तब वो चेक एंड बैलेंसेस सही से नहीं हो पाएंगे, वो उनको फेवर करेंगे. बट अगर इंडिपेंडेंस है, किसी तरह का आपको खतरा नहीं है उनसे, तो आप आराम से ये जो चेक एंड बैलेंसेस का प्रोसेस होता है इसको आप इफेक्टिवली आप इसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो समझ में आ गया ये बात. बढ़े आगे चलिए. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर किस तरह से है इसको यहाँ पे बताया गया. तो चलिए देख लेते हैं. देर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट. हमने बात की थी कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है, पिरामिड की शेप का है. सबसे टॉप में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा जो कि केवल एक है, जिसकी सीट कहाँ पे, दिल्ली में है. आर्टिकल नंबर 124 क्या लिखा हुआ है इसमें देख लें एक बार. आर्टिकल नंबर 124 में कि देयर शेल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहेगा. आर्टिकल नंबर 124. उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं. अब देखिए हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए. यहाँ पे ये भी प्रोविजंस हैं कि हो सकता है कि कॉमन हाई कोर्ट्स भी हों, एक दो स्टेट्स को लेके एक ही हाई कोर्ट हो, या फिर स्टेट्स प्लस यूटी, इसके लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है. और इसमें कौन सा आर्टिकल आपको याद रखना होगा, आर्टिकल नंबर 231. ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई है कॉमन हाई कोर्ट वाली. ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा. एंड जो सबसे लोअर कोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं. और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. सिविल कोर्ट्स भी होंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स भी होंगे. ठीक है, तो ये सिस्टम
ये जो 3 लेवल हैं ये इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट एंड एट द टॉप क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। और देखिए यहाँ पे द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम क्यों है, क्योंकि उसने जो डिसीजन ले लिए वो बाकी के कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो पूरे इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे चलिए। अब अगला क्या है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हाई कोर्ट्स कब स्टेब्लिश हुए इंडिया में। तो 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में हाई कोर्ट्स स्टेब्लिश होते हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। एंड कॉमन हाई कोर्ट्स की भी बात की गई है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आर्टिकल नंबर 231 में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि सम हाई कोर्ट्स दे हैव बेंचेज इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। अब मान लो जैसे यूपी है, तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, और यूपी में हाई कोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, ऐसा मान लो इलाहाबाद में। अब मान लो कोई इधर का बंदा है, उसको बहुत टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में। ठीक है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या होता है, जो हाई कोर्ट है इसकी बेंचेज होती हैं जो दूसरी सिटीज़ में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मान लो कि लखनऊ में बना दी जाएगी, ठीक है, कानपुर में बना दी जाएगी। तो इस तरह से इनकी जो बेंचेज हैं वो बना दी जाती है ताकि जो जस्टिस है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। इसको बोलते हैं बेंचेज। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है कि आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। देखिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की, हमने बात की हाई कोर्ट की, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो क्या इनमें कोई कनेक्शन है क्या? जी हाँ, और वो कनेक्शन क्या है कि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। मींस ये जो जुडिशरी के 3 लेवल हैं इनके बीच में इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। अब ये किस तरह से, तो फर्स्ट पॉइंट है कि डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स दे आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। जो हायर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वो जो जजमेंट है वो फॉलो करना होगा लोअर कोर्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सभी को फॉलो करना होगा, हाई कोर्ट का जजमेंट उसमें जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको फॉलो करना होगा। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम का। दूसरा पॉइंट क्या है, अपीलेट सिस्टम। आप अपील कर सकते हो। देखिए जो लोअर जुडिशरी ने जो डिसीजन लिया है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप हायर जुडिशरी में जाके वहां पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एंड उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये होता है अपीलेट सिस्टम। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस तरह से जो हमारी जुडिशरी है वो आपस में इंटीग्रेटेड है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। अब देखिए जो अपीलेट सिस्टम है इसको समझाने के लिए एक केस बताया गया है, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। ये 1985 का केस है। ठीक है, और इसमें किस तरह से लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर जाता है, किस तरह से अपील वगैरह होती हैं और किस तरह से जजमेंट चेंज हो जाते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। इसको देख लेते हैं, इसको समझ जाओगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी का ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1980 का एक इंसिडेंट है। लक्ष्मण कुमार, उनकी शादी होती है सुधा गोयल से, एंड दिल्ली में ये लोग रहते हैं, एंड लक्ष्मण के ब्रदर्स और जो फैमिली है वो भी वहाँ पे रहती है, मतलब जॉइंट फैमिली आप मान लो। 2 दिसंबर 1980 को क्या होता है कि सुधा की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। बर्न की वजह से उनको जला दिया जाता है या फिर जलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और जो उसकी फैमिली है, जो सुधा की फैमिली है, वो कोर्ट में केस फाइल कर देती है, मामला ट्रायल कोर्ट में सुना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विटनेस बुलाए जाते हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, जो 4 ऑफ हर नेबर्स है उनको बुलाया जाता है और वो अपना बयान वहाँ पे देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। वो क्या है कि उस रात को क्या हुआ, उन्होंने सुधा की जो स्क्रीम्स है, जो उसकी चीखें हैं वो सुनी, और सुनते ही वो उनके घर की तरफ भागे। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि सुधा खड़ी हुई है, एंड जो उसकी साड़ी है उसमें फ्लेम्स है, उसमें आग लगी हुई है। उन्होंने बुझाने की कोशिश की। ठीक है, एंड इस दौरान जो सुधा है उसने उनको बताया कि हर मदर इन लॉ, जो उसकी सासू माँ है, जो उसकी मदर इन लॉ है शकुंतला, और जो उसके हस्बैंड है लक्ष्मण,
उन्होंने उसको जला दिया है। ये ऐसा उनको सुधा ने बताया, ऐसा उन्होंने वहां पे कहा कोर्ट में, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रायल जो सुधा की फैमिली है, जो उनके नेबर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सुधा को ये लोग टॉर्चर करते थे। क्यों? क्योंकि इनको पैसा चाहिए था, डाउरी दहेज चाहिए थी, ठीक है, इस वजह से ये उसको टॉर्चर करते थे। तो ये तो इनका व्यू पॉइंट है। अब जो लक्ष्मण और उसकी फैमिली है, उनका क्या कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये एक एक्सीडेंट था। वो मिल्क को हीट करने गई थी, दूध गर्म करने गई थी, वहां पे उनकी साड़ी में आग लग गई, ठीक है। तो ऐसा उनका डिफेंस था। बट जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या डिसाइड करता है, कन्विक्टेड लक्ष्मण, शकुंतला और जो उनका ब्रदर इन लॉ है सुभाष चंद्रा, इन तीनों को कन्विक्ट किया जाता है और फांसी की सजा सुना दी जाती है, ठीक है। तो ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये 1980 का केस है। अब इसके 3 साल बाद 83 में क्या होता है, ये लोग अपील करते हैं, कहाँ पे, हाई कोर्ट में अपील करते हैं। अब देखिए वहाँ पे फिर से सुनवाई होती है, वहाँ पे फिर से पूरी चीज़ें हियरिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे जो जो हाई कोर्ट है, देखिए उनका क्या जजमेंट था कि जो सुधा की जो डेथ हुई ना, ये एक्सीडेंट की वजह से हुई है। इसमें लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र का कोई भी रोल नहीं है। और उन तीनों का एक्विटल हो जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो एकदम अपोजिट यहाँ पे जजमेंट आया हाई कोर्ट का। कहाँ तो फांसी की सज़ा थी और यहाँ पे ये बाइज्जत बरी हो गए। अब देखिए हमने पढ़ा था सोसाइटी में कि 1980s में डाउरी डेथ्स को लेके बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, ठीक है। और ये जो केस था इससे लोग काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, इनका एक्विटल हो गया था। तो एक संस्था है इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, ये क्या करती है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करती हैं एंड फिर वहाँ पे भी सुनवाई होती है। 1985 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उसमें लक्ष्मण और उसकी मदर को गिल्टी माना जाता है, ठीक है, कि वो आरोपी हैं, ठीक है, उन्होंने वास्तव में ये गुनाह किया है, ठीक है, उनको गिल्टी माना जाता है। बट जो ब्रदर इन लॉ है सुभाष चंद्रा, उसका एक्विटल हो जाता है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी इनफ एविडेंसेस नहीं मिले थे, ठीक है। तो देखिए आपने देखा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने क्या किया, तीनों को फांसी दे दी, डेथ। जो हाई कोर्ट था उसने क्या किया, उसने तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया, उनका एक्विटल हो गया, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, 2 को सजा मिली और 1 का एक्विटल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वही फाइनल माना जाएगा। उन 2 को सजा होगी और जो तीसरा है सुभाष चंद्रा, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। समझ में आ गया ये बात। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है, जो ट्रायल कोर्ट था इसने क्या किया था, इसने डेथ, फांसी की सजा दी थी, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, वो भी चेंज किया, प्रिजन फॉर लाइफ, मतलब उम्र कैद की सजा यहाँ पे मिलेगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपील होती है, लोअर से हायर जुडिशरी में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ के बारे में बताया गया। और देखिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, तो रिपीट करने का मतलब है नहीं, आप उनको एक बार देख लेना, ये चीज़ आपके समझ में आराम से आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं आगे, वो क्या है कि डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, क्या हर किसी को एक्सेस है क्या। तो देखो अगर हम देखें प्रिंसिपली तो सबको एक्सेस है, थ्योरी में तो है ही सही, बट क्या रियलिटी में भी ऐसा है क्या। तो देखिए अगर किसी सिटीजन के राइट्स वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 32 में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 में वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रोविजंस दिए गए हैं, बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है क्या। देखिए हाई कोर्ट जाना या सुप्रीम कोर्ट जाना, इसमें काफ़ी पेपर वर्क होता है, काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी पैसा भी लगता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गरीब लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ठीक है, डेली वेज अर्नर्स हैं, अपना काम धंधा छोड़ के वो क्यों दिल्ली आएंगे या फिर हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको समझनी होगी कि किस तरह के इश्यूज फेस करने होते हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव, लॉट ऑफ मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पेपर वर्क का इन्वॉल्वमेंट है और टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। 20-20 साल लग जाते हैं, जजमेंट नहीं आते हैं, तो इतना वेट कौन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बात हो रही है कि क्या इन रियलिटी सबको एक्सेस है क्या। अब भाई इशू तो है, इसको किस तरह से दूर किया जाए।
तो एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का, ठीक है, PIL। अब देखो ये होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। देखिए कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस भी इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट हुए हैं उनको खुद को कोर्ट को अप्रोच करना होगा, उनको वहां पे जाना होगा, तभी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, ठीक है। तो मान लो कि कोई बंदा ऐसा है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, या मान लो कोई एकदम ही बैकवर्ड या फिर रिमोटेस्ट प्लेस पे है, और वो कहाँ से आएगा, ठीक है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लोकस स्टैंडी का जो प्रिंसिपल था ये बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है। तो इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। PIL में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट हुए हैं तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा इंडिविजुअल कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है, और इवन इस केस में अगर एक लेटर या फिर टेलीग्राम भी आपने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट्स को या हाई कोर्ट को, तो वो उसको PIL की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह का इनोवेशन है, और इसका क्या नाम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, एंड हायर क्लासेज में इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ये बात, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने मिड डे मील स्कीम के बारे में बात की थी, तो उसकी शुरुआत भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ही हुई थी। देखो किस तरह से 2001 में राजस्थान एंड उड़ीसा में क्या होता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। तो एक कहानी तो ये है, और दूसरी कहानी क्या है कि दूसरी ओर जो गवर्नमेंट के गोडाउन्स थे वहाँ पे काफ़ी ग्रेन्स थे और सड़ रहे थे, वेस्टेज हो रहा था। बट एक तरफ काफ़ी अनाज है हमारे पास, ग्रेन्स है, और दूसरी तरफ जो है राजस्थान उड़ीसा में लोग मर रहे हैं, वहाँ पे फूड की शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। अब इस दौरान एक NGO है PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और एक PIL फाइल कर देती है। देखिए ये जो लोग हैं ये नहीं जा रहे हैं, इनके बिहाफ पे एक NGO है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। तो जो लोकस स्टैंडी है वो आपको यहाँ पे उसका एक्सेप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, और वो क्या कहती है कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में हमें दिया गया है, उसमें राइट टू फूड भी शामिल है, ठीक है। स्टेट जो ये कह रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, ठीक है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि एक तरफ तो इतना अनाज सड़ रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्या रूल दिया कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो सबको फूड प्रोवाइड करे, और यहीं से मिड डे मील जो स्कीम है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये PIL लोकस स्टैंडी, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब देखो क्या लिखा हुआ है कि फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। देखो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ। अब इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी, ये सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन करता रहता है, जैसे कि राइट टू प्रीवेसी हो गया, राइट टू फूड हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, ये सभी पार्ट हैं किसका, राइट टू लाइफ का। और इसीलिए कहते हैं कि फाइनल इंटरप्रिटेशन किसको करना है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को करना है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। चलो अब देखो ये तो था एक पॉजिटिव साइड। अब इसके बाद एक और चीज आती है, वो क्या है कि हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट्स दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन। उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए जो बेसिकली स्लम ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उन पे 1985 में एक जजमेंट है ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसमें क्या कहा गया था कि जो राइट टू लाइवलीहुड है ये राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। ये अर्लियर जजमेंट था, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है, कि रिसेंट जजमेंट्स ऑन इविक्शन आर ए फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट। शुरुआत में क्या जजमेंट था कि वो राइट टू लाइवलीहुड जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस किए गए। अब देखो यहाँ पे काम की चीज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अपने जजमेंट को ही रिवाइज कर दे रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है, और इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 137 देखना पड़ेगा। और इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, वो उससे बाउंड नहीं है कि आज से 5 साल पहले उसने क्या जजमेंट दिया था
वो उसको रिव्यू कर सकता है। और इसको अगर आपको समझना हो तो जो केशवानंद भारती जजमेंट है आप देख लीजिए कि किस तरह से उसमें आपको इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 137। और यहाँ पे बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अब देखो अनदर इशू क्या है। कॉमन पर्सन्स एक्सेस टू जस्टिस इज द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट टेक टू हियर ए केस। देखिए काफ़ी टाइम लगता है। देखिए बगल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1987 का केस था और जजमेंट आया है आफ्टर 31 ईयर्स। देखिए इन 30 सालों में कितने लोग तो मर गए होंगे, कि कितने ही गवाह मैनिपुलेट हो गए होंगे, ठीक है, कितना ही पैसा खर्च हो गया होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर जस्टिस डिले हो रहा है इट मीन्स जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना टाइम आप लोगे तो उतना ही मौका मिलेगा जो अक्यूज्ड हैं वो हो सकता है कि एविडेंस को मिटा दें, गवाहों को मैनिपुलेट कर दें। इसलिए टाइम लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जब भी आप बात करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स की, जब भी आप बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे आने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे आने चाहिए। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है कि वैकेंसी काफ़ी, देखिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और जो कोर्ट्स में काफ़ी सारी वैकेंसी। और देखिए अगर वैकेंसी फुलफिल नहीं होंगी तो जो केसेज हैं उनकी पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी पोस्ट हैं उनको हमको जल्दी से भरना चाहिए ताकि ये जो पेंडेंसी आप क्लियर कर सको। ठीक है, ये जो डेटा है ये कब का है, नवंबर 2019 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है पेंडेंसी। और उसको दिखाने के लिए देखिए आपको ये चार्ट देखना होगा। देखिए इसमें 2019 में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग है, 60,000 केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में कितने, 44 लाख, 44 लाख केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। एंड जो सबोर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स, उसमें कितने, 3.1 करोड़। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो देखिए इसलिए तो बात हो रही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ठीक है, तो क्या हमें वो जो पेंडेंसी उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। इसी में देखिए आप रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं ताकि जो जुडिशरी उसकी एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को लिंक करना होगा। अब देखिए क्या लिखा गया है, देयर इज़ नो डिनाइंग, ये सब इश्यूज तो हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो जुडिशरी है उसने काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया है चेक एंड बैलेंसेस को इंश्योर करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसीलिए जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो एक की फीचर है किसका, हमारी डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप ये जितनी भी डायमेंशन थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको आप अटेम्प्ट करो कि वाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन द 1980s इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। इसको आप खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, आप चाहें तो मुझे आंसर सबमिट कर सकते हैं, मैं उसको एक बार इवेल्युएट कर लूँगा। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो आंसर राइटिंग वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है इसको हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब हम आएंगे अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6। एंड एक बार मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो इनसे, जो हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।